बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 दिसंबर और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली और सबसे अहम खबर, डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ की वो दरोगोई, तकब्बर और प्रोपेगेंडा से भरी हुई एक मनफी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका यकीनी तौर पर पाक फौज के इदारे को जो अवाम के अंदर राय आमा है या फील है, उस बारे में शदीद नुकसान पहुंचा है। ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो शायद तारीख के और आग में हमेशा एक मनफी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर लिखी जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा आपके सामने पोस्टमार्टम करते हैं, फिर आखिर पर आपको यह भी बताएंगे कि क्या वो अवामल थे या वो कौन सी चीज है जिसने डीजी आईएसपीआर को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर प्रवोक किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होनी थी, कैंसिल कर दी गई, फिर दोबारा क्यों यह फैसला हुआ कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके पोस्टमार्टम का। जब आप एक लार्जर कैनवस पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं तो इसमें तीन चीजें जो है वो डिस्कस हुई हैं बुनियादी तौर पे। नंबर एक, इसमें सियासत डिस्कस हुई है और बेरहमी से हुई है, और नंबर दो, इसके अंदर सफारतकारी डिस्कस हुई है, इंटरनेशनल रिलेशंस हुए हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट हुई है और दबा कर हुई है ये दूसरी चीज भी, और नंबर तीन, इसमें अदालती निजाम, मिलिट्री कोर्ट्स, इंसाफ का निजाम, ये चीजें डिस्कस हुई। अगर आप लार्जर कैनवस पर देखें तो चलें, डीजी आईएसपीआर ने जो दरोगोई या प्रोपेगेंडा किया उसको तो एक साइड पे रख दें, वो अपनी डोमेन से भी निकले हैं। ये उनकी डोमेन नहीं है। ये या वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी अगर ये सिक्योरिटी पर थी, दाखिली मसाइल पर थी, अगर ये सफारतकारी पर थी तो वजीर खारजा ने करनी थी, और अगर ये अदालती निजाम के बारे में थी तो वजीर कानून ने करनी थी, और अगर इस सबके बारे में थी तो इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या वजीर आजम पाकिस्तान, जो भी उन्होंने फॉर्म 47 पे बनाए हुए हैं, उन्होंने करनी थी। लेकिन आज डीजी आईएसपीआर ने सबसे पहला काम ये कि अपनी डोमेन से बाहर निकल कर खेले और वो तमाम बातें इसमें की जो उनकी डोमेन में नहीं है, और जो उनकी डोमेन में है, सिक्योरिटी, मजाइलों के ऊपर पाबंदी, उन जीएसपी प्लस जो उनकी मिलिट्री कोर्ट्स की वजह से पाबंदी लगने जा रही है, उस पर ना कोई सवाल हुआ, ना जवाब दिया गया, और ना उसके बारे में कौम को किसी भी तरह से एतमाद में लिया गया। और हमने कल परसों ही आपको बताया था कि किस तरीके से हिंदुस्तान का जो नया मिसाइल आ रहा है, जो 1500 उसकी रेंज होगी किलोमीटर्स, और आपको बताया था कि वो 8 से 9 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के किसी भी इलाके में पहुंचेगा, वो मैक 8 की स्पीड पर उड़ेगा, और वो आपको हमने बताया था कि एटमी जो भी हथियार होते हैं उनको लेके जा सकेगा। वो इस पूरे खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगा। ऐसी किसी चीज के ऊपर डीजी आईएसपीआर ने कौम को एतमाद में नहीं लिया। आगे चलते हैं। आप उन्होंने बात की, सबसे पहले उन्होंने बात यह की कि डी चौक के ऊपर क़यादत भाग गई। सियासी जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया। लग ऐसे ही रहा था कि मरियम औरंगजेब बात कर रही हैं, अता तारड़ कर रहे हैं, बल्कि वो भी नहीं लग रहे थे। जो जुमलेबाजी थी, जो जुमलेबाजी का लेवल था, वो अजमा बुखारी लग रही थी। आप सिर्फ अगर कोई बच्चा ये कर सके सोशल मीडिया के ऊपर कि डीजी आईएसपीआर की आवाज ले ले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसी फिल्टर से आवाज चेंज कर ले, और अगर वो आवाज सारी की सारी अजमा बुखारी साहबा की एआई से बना ले और सामने अजमा बुखारी को बिठा दें और वो ये बोलें, तो लोग बिल्कुल ऐसा ही समझेंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अजमा बुखारी कर रही है। जो कंटेंट था उसका लेवल भी वही था, जो डिलीवरी थी उसका लेवल भी वही था, चेहरे पर जो स्ट्रेस था उसका लेवल भी वही था, और सान खता हुए थे वो भी लेवल वही था, स्वेट हो रहे थे वो बार बार, होंठ उनके खुश्क हो रहे थे, अल्फाज और उनकी आंखें साथ नहीं दे रही थी। वो तमाम की तमाम वही चीजें थी। जब नून लीग के लोग दरोगोई से काम लेते हैं तो उनके साथ यही होता है। बहरहाल शुरू में उन्होंने कहा कि वहां पर कोई गोली नहीं चली और क़यादत वहां से भाग गई, और फिर वर्कर भी भाग गया, और जो लोग आए थे, जत्था आया था, इंतशारी जत्था, टोला, इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। जबकि मैं आपको कह रहा हूं कैसे लग रहा था कि नून लीग ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है या नून लीग का कोई तर्जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि वहां से क़यादत भाग गई। क़यादत तो अब एक ही है पूरी कौम की, और उसका नाम इमरान खान है, और वो भागा नहीं, वो डट के खड़ा है। और आपने पूरी कोशिश की कि वो भाग जाए लंदन या कहीं और, जैसे आप हमेशा सियासी क़यादत को भगाते रहे, लेकिन वो डट कर खड़ा है। जो बाहर है वो सारे फॉलोअर हैं, वो आम लोग हैं, उनमें से कोई भी क़यादत आप उन्हें नहीं कह सकते मेरे समेत। क़यादत एक ही है, और वो इमरान खान है, जो आपसे जेल के अंदर नहीं टूट रहा। और आप इसी नाकामी की वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो मैं आखिर पर बताऊंगा कि इमरान खान ने नया टीका कौन सा लगाया जिससे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जो है वो अशद जरूरी हो गई थी। तो आपने कहा कि वहां गोली नहीं चली, तो फिर मेरा सवाल है कि अगर गोली नहीं चली तो फिर वर्कर क्यों भागा? वो वर्कर्स जो कंटेनर्स हटा के, खाइयां, पहाड़ियां और पता नहीं क्या कुछ अबूर करके, बुलेट्स जो आपने रबर की चलाई वो लेके, आंसू गैस लेके, लाठी चार्ज लेके, और पहले भी आपने 26 नंबर चुंगी पर भी लाशें करवा दी थी, उस सबको अपनी लाशें उठा के जो डी चौक पहुंचा, वो वहां से क्यों भागा? आप कहते हैं गोली नहीं चली, तो फिर बीबीसी, अल जजीरा और आपको मतियुल्लाह जान का पता है किस तरह आपने उसके ऊपर फिर झूठा केस बनाया उठा के, क्योंकि वो आपका सारा झूठ सामने रख रहा था। कितनी लाशें गिरी वो आपके सामने रख रहा था। आपके अंदर के जराए मोहित पीरजादा साहब को बता रहे हैं कि 105 लाशें वहां से उठाई गई। तो फिर ये सब क्या है? बीबीसी झूठ बोल रहा है, अल जजीरा झूठ बोल रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान के अपने रिपोर्टर झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ आप सच बोल रहे हैं। तो फिर हमारे कुछ सवाल आते हैं आपसे कि अगर गोली नहीं चली वहां पर, तो आप ये बता दीजिए कि ये तमाम चीजें तो हमने आपसे पूछ ली। तो आपने कहा कि गोली वहां पर गार्ड्स ने चलाई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़यादत थी उनके गार्ड्स हैं। आपने अभी तो अपने मुंह से कहा कि क़यादत भाग गई थी। तो अगर क़यादत भाग गई थी तो फिर गोली, उनके गार्ड्स वहां खड़े थे, क़यादत भाग गई थी, तो आपने अपने मुंह से कहा कि क़यादत भाग गई थी, तो फिर गार्ड्स वहां खड़े थे और क़यादत भाग गई थी। तो फिर गोली अगर आपने नहीं चलाई तो आपने क्या बत्तियां बंद करके उन गार्ड्स को फैसिलिटेट किया कि वो लोगों का कत्ल करे?
फिर आपने वो सारी जगह धो के, आपके पास तो बहुत कीमती मौका था कि आप उन गार्ड्स को और उनकी क़यादत को प्रोसिक्यूट करते, परसिक्यूट नहीं बल्कि प्रोसिक्यूट करते और आप उनको सजाएं दिलवाते। आपने तो वो सारा कुछ ही धो दिया। वो जो अगले दिन वहां पर चीलें आई थी, गिद्धें आई थी ऊपर, और वो आपको पता है कि जो खून के वहां पर कतरे थे, जो गोली लगने से पूरे का पूरा गोश्त उड़ा होगा हवा में, वो तो आपसे साफ नहीं किया जा सका ना, किसी दरख्त पे छींटे पड़े होंगे उस खून के, उस जिस्म के छोटे छोटे हिस्सों के, उस सब को जब डिके हुआ होगा 24-48 घंटे में, तो वो जो गिद्धें आई थी ऊपर, वो तो झूठ नहीं बोल रही। नेचर कभी झूठ नहीं बोलती, जानवर कभी झूठ नहीं बोलेगा। जानवर किसी आर्टिफिशियल वजह से, आपके खौफ या पीटीआई के प्रोपेगेंडे या सोशल मीडिया की वजह से वहां गिद्धें नहीं आई थी, वो लाशों के ऊपर आई थी जो आपने गिराई थी। लाशें आपने उठा ली, लेकिन लाशों की बाकियात तो पड़ी होंगी ना, लाशों की बाकियात, खून के कतरे, जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े जो बुलेट्स लगने से हवा में उड़े होंगे और रप्चर होके, वो तमाम तो वहां घास फूस, वहां पर जो छोटे छोटे झाड़ियां उन सब के अंदर पड़ा होगा ना, उसके ऊपर वो गिद्धें आई थी। गिद्धों को आप अभी गूगल कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि इनकी साइट भी बहुत तेज है और इनकी स्मेल करने की एहलियत भी बहुत तेज है। तो वो जाहिर है वो स्मेल करके आ रही थी, साइट नहीं भी थी तो, या बता दीजिए कि वो भी यहां से सोशल मीडिया पे हमने मैनेज की थी। बहरहाल आपने सफाई की, स्नाइपर, और फिर हमें ये भी पूछना है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो जो कंटेनर के ऊपर नमाजी नमाज पढ़ रहा था, उसने क्या उलटबाजी लगा ली थी? खुद से उलटबाजी लगा के गिरा था। वो रेंजर्स नहीं थे, वो यूनिफॉर्म किसी और ने पहनी हुई थी, वो धोखा था आपके साथ, वो आप नहीं थे। मतलब बंदा गलत बयानी भी करे तो कुछ सोच के करे, इतनी दीदा दलेरी से यूनिफॉर्म पहन के गलत बयानी कर रहे हैं, समझ से बाहर। फिर आपने कहा कि वहां पर कोई लाश नहीं गिरी। हैरत है आपकी इस बात पे। आप मतलब मैं इस पे आपको क्या कहूं कि 13 लाशें दफनाई जा चुकी। अनीस सती के वालिद की आंखें शायद आपको भूल गई। अनीस सती के वालिद ने जब वहां खड़े होकर बताया कि मेरे 19 साल के बेटे को स्नाइपर ने गोली मार के मेरे सामने कत्ल कर दिया, पुष्ट में गोली लगी जो नीचे तक गई, आप कह रहे हैं लाशें नहीं गिरी। अभी मलिक इदरीस को दफन किया परसों, उससे पहले 12 लाशें दफन कर चुके हैं लोग। बाकी लाशें तो दी नहीं गई, वो तो छुपा ली गई या गायब कर दी गई या उनको कहीं पर उनका बंदोबस्त आपने कर दिया। तो ये जो लाशें गिरी हैं, ये जो 12 लाशें पहले और 13वीं मलिक इदरीस की, ये लाशें नहीं थी। आगे चलते हैं, इस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपको किसने हक दिया है शहीदों का इस तरह से मजाक उड़ाने का। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूं कि आपको बिल्कुल ये शर्मिंदगी नहीं होती कि आप शहीदों का मजाक उड़ा रहे हैं? आप अभी इन लाशों का कफन मैला नहीं हुआ तो आप इनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप अगर कोई एक अकाउंट 20 जिसके फॉलोअर हों, वो किसी हमारे बहादुर फौजी जवान या अफसर की शहादत हो सकता है वो इंडिया से ऑपरेट होता हो अकाउंट, हो सकता है किसी और वजह से कोई मजाक उड़ा दे, जो कि नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो भी, कोई भी शहीद हो वो मां का लाल होता है। उसका जब खून का कतरा गिरता है तो वो सबसे अजीम चीज़ होती है। कल भी हमारे एक मेजर साहब शहीद हुए हैं, वो हमारे भाई हैं, हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे हमारा भाई शहीद हुआ है। हमारे लिए उसकी जो तौकीर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या मलिक इदरीस किसी का बेटा, किसी का भाई नहीं है? हु गिव्स यू राइट कि आप उसकी तौहीन करें, आप उसकी बेटी की तौहीन करें, आप उसके बेटे की तौहीन करें, आप उस मां की तौहीन करें, आप इन शहीदों को कहें ये भाग गए, जूते छोड़ के निकल गए, ये जत्था था, ये फितना था। ये जो रियासत के साथ आपका रिश्ता होता है ना, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप घर में अपने छोटे बच्चे को भी अगर तौहीन करें ना, वो भी आपके सामने खड़ा हो जाता है। ये जो रियासत के साथ लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है ना, कि हम स्कूल से निकलते थे छोटे तो अपनी फौज को देखते तो सलूट ठोकते थे, और हमारी आवाम सलूट ठोकती है। ये किस लिए ठोकती है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है इज्जत का, बाहमी रिश्ते का, बाहमी एतमाद का। आप ये समझते हैं, और हम आपकी इस तौहीन अमेज़ गुफ्तगू के बावजूद हम कभी भी अपने किसी शहीद का मजाक उड़ाना तो दूर की बात है, उसकी कुर्बानी को भी कभी नीचा नहीं कर सकते। आपके अल्फाज की वजह से जो कल परसों पिछले दिनों में हमारे शोहदा शहीद हुए, वो अभी भी हम ऐसे ही लेते हैं जैसे हमारे भाई शहीद हुए, जैसे हमारे जिस्म का कोई हिस्सा शहीद हुआ। लेकिन हैरत की बात है, आप इन पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी ही नहीं समझते। आप इन माओं के बच्चों की भी तौहीन कर रहे हैं। आप अनीस सत्ती के वालिद की आंखों में आंखें डाल के आप ये जत्था बता रहे हैं, अनीस सत्ती को फितना कह रहे हैं, इंतशारी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कोई गोली नहीं चली, गार्ड्स ने चलाई। हैरत है। अच्छा, फिर आपने ये कहा कि तालिबान कैसे आए, अगली बात इस पे कर लेते हैं। आपने कहा कि वहां पर तालिबान जो आए वो किस तरीके से आए। तो तालिबान जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसी वक्त सायरा बानो साहबा ने पूरे का पूरा आपका ये जो प्रोपेगेंडा था उसमें सुराख कर दिया। सायरा बानो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, मेंबर पार्लियामेंट। उन्होंने खुल के बताया कि पार्लियामेंटेरियंस को जो आपने सारी की सारी प्रेजेंटेशन दी थी, और मैं भी जाहिर है वज़ीर आज़म के साथ था, मुझे भी पता है, मैं आपको और भी बहुत सारी हकीकतें बता सकता हूं कि ये जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का सारा अपना प्लान था, जो उन्होंने पूरी पार्लियामेंट को कॉन्फ्रेंस में लिया, वज़ीर आज़म को भी लिया, और कहा कि इसके बगैर हमारी मुल्क की सिक्योरिटी आगे नहीं चलती। ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल इनएविटेबल है। इसके बगैर हम मुल्क की, हमारा दिफा जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने इस पर सख्त सवालात किए, हमारी पूरी कैबिनेट ने सख्त सवालात किए, जो हमारे केपी से लोग थे उन तमाम ने इस पर शदीद एतराज़ात किए। मैं नाम भी ले सकता हूं एक एक का, जिन्होंने आपको मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर के सामने कहा कि आप हमारे इलाकों को दोज़ख बना देंगे, हमारे लिए मसले बन जाएंगे। आपने कहा कि नहीं, मैं मुल्कों के नाम नहीं लेता क्योंकि हमें फिर भी मुल्क की दिफा अजीज है, अभी भी इन हालात में भी। आपने उन मुल्कों का नाम लेके कहा कि वो चाहते हैं कि यहां पर इंतशार फैले, और अगर हमने इन लोगों को वापस ना लाए तो मुल्क की दिफा के लिए ये इनएविटेबल है और बहुत नुकसान होगा। तो आप अपनी किसी पॉलिसी को भी ऑन नहीं करते। आप ना सदर अयूब को ऑन करते हैं, जनरल अयूब
मखलूक को, ना आप जनरल याया को ओन करते हैं, ना आप जनरल ज़ियाउल हक को ओन करते हैं, ना आप जनरल मुशर्रफ को ओन करते हैं। मतलब मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, जो काम अच्छा हो जाए, जिसमें आपको दाद मिले, वो आपका काम, और जो काम आपका बुरा हो जाए या उसके नतीजे गलत निकले, वो आप पॉलिटिकल लोगों के ऊपर डाल दो। मुल्क दो टुकड़े हो गया तो वो भुट्टो ने करवाया था, वो याया ने नहीं करवाया था। हालांकि भुट्टो साहब तो उस टाइम याया के हाथों में पपेट थे ना, तो वो जनरल याया ने करवाया, जिसको आपने पूरे एजाज के साथ बाद में दफन किया। तो आप अपनी गलतियां कोताहियां जो हैं वो आप अपने सर क्यों नहीं लेते? अभी हाल ही में ये जो कुछ जनरल बाजवा और जनरल फैज की पॉलिसी थी, हम तो ऑन करने को तैयार हैं। हम तो आपकी अच्छी बुरी पॉलिसी, क्योंकि जब आप घर के फर्द होते हैं तो आप ऊपर और नीचे इकट्ठे जाते हैं, जब आप मिलकर फैसले लेते हैं तो उन फैसलों की जो भी नताइज होते हैं आप भुगतते, आप उंगलियां नहीं उठाते एक दूसरे के ऊपर। आपके गलत या सही जो भी नताइज हैं उसके आते हैं फैसलों के, हम तो उनको उठाने को तैयार हैं। ये आपने क्या काम पकड़ा हुआ है कि आप फैसले खुद लेते हैं, सब कुछ आप खुद करते हैं। मतलब आप अपने मुंह से ये क्लेम करते हैं कि इमरान खान को वजीर आजम हमने बनाया और तालिबान को उसने अकेले पाकिस्तान में बसा दिया। कौन लोग हैं आप? मतलब इमरान खान को वज़ीर आज़म आपने बनाया, सब कुछ आप खुद करते हैं। आगे बताता हूं आप क्या क्या करते हैं, आगे आपने हमें खुद ही बताया है। लेकिन तालिबान को इमरान खान ने फंसा दिया। तो ये आपकी जो मैं यही कहूंगा द्रोहगोई है। राणा सनाउल्लाह का ट्वीट आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए, राणा सनाउल्लाह ने कहा कि ये पार्लियामेंट का मुश्तरका फैसला है और आप लोगों की प्रेजेंटेशन के बाद और पूरी पार्लियामेंट आपका साथ देगी। ये आपकी पॉलिसी थी, आपने किया था, और आज आप कह रहे हैं कि वो एक शख्स की वजह से हुआ। आप कह रहे हैं कि इमरान खान की पॉलिसी थी और आज लाशें उठाना पड़ रही हैं। आप अपना किया हुआ सारे का सारा इमरान खान पर डाल रहे हैं। और फिर मुझे ये बताइए, तालिबान तो चलो जैसे आए, लेकिन ये जो आपने इमरान खान को दोगलापन कह दिया, आपने यहां तक चले गए कि आपने ये नहीं सोचा कि आज इमरान खान वजीर आजम बने तो आपको उन्हें सलूट ठोकना पड़ना है। डीजी साहब गुस्सा ना कीजिएगा, आपने एक जुमले में इमरान खान को 4 दफा सर कहना है सामने बैठ के। मैंने देखा हुआ है, आप नहीं थे लेकिन जो आपके पहले वाले थे उनको तो मैं बात करते देखता था ना। एक जुमले में आपने 4 दफा सर कह के बात करनी है, क्योंकि वो मुल्क के लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान का आइन उनको उस वक्त लीडर की पोजीशन में बैठाता है। चलें और कुछ नहीं, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है। हर लिहाज से आप आज भी अपने किसी सीनियर रिटायर्ड जनरल का जिक्र करते हैं तो साथ साहब लगा के जिक्र करते हैं। आप इमरान खान को द्रोहगोई और दोगलापन और पता नहीं कौन कौन से इल्जाम दे रहे हैं, यूनिफॉर्म पहन के आप नून लीग के मीडिया सेल की तरह बात कर रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक है जो आज आपने कहा है। आगे चलते हैं जी। हालांकि आपको सोचना चाहिए कि आपको ये जुमले वर्दी पहन के नहीं, हाँ अगर आपके ये पॉलिटिकल नजरियात हैं तो आप अपनी इस पोजीशन से हट जाइए, यूनिफॉर्म उतार लीजिए और पीएमएलएन को ज्वाइन करके खुल के ये बातें कीजिए। आपका हक है, आपको रिस्पेक्ट की जाएगी जैसे एक किसी भी सियासी शख्सियत के पास हक है कि वो बात कर सके। अगली बात आपके सामने रखते हैं कि आपने कहा कि सोशल मीडिया बुराई है, शैतानी है, और आपको अफसोस इस बात का है कि जो लोकल लीडरशिप है उनके कंट्रोल में सोशल मीडिया नहीं है, और ये जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं ये बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं और बैरून मुल्क में। अच्छा, पहली तो इसकी बात ये है, मैंने पहले भी कहा कि क़यादत तो एक ही है, वो जेल के अंदर बैठी है, उसका नाम इमरान खान है। बाकी सबको तो तशद्दुद करके, हरास करके, ठोक टकैया करके, डरा धमका के आपने इस टाइम सांस लेने की भी उनको काबिल नहीं छोड़ा। तो वो तो जाहिर है आपकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ होगा, तो आप ये चाहते हैं, इसीलिए पिछले दिनों आप एक प्रोपेगेंडा करवा रहे थे कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान में आना चाहिए, क्योंकि आपने अभी आज फरमा दिया कि यहाँ की क़यादत के कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि यहाँ की क़यादत, ये क्योंकि मैं क़यादत पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स को जब आपका दिल करता है उठा लेते हैं, मारते हैं, नंगा करते हैं, आप उसकी फिल्में बनाते हैं, आप उसका सब कुछ करते हैं। तो वो तो वहां पर उन्होंने क्या करना है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि चलें क़यादत तो आपको लग गई कि वो उनके पास सोशल मीडिया हो, ये बाहर के लोग बहुत बुरे हैं, सोशल मीडिया इंतशार है, बुरा है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया पर क्या अनोखी बात होती है? सोशल मीडिया वही बातें नहीं करता जो 20 साल पहले, 50 साल पहले, 30 साल पहले लोग गांव के थड़े पर बैठ के बात करते थे, चौक में, तूत के दरख्त के नीचे, नाई की दुकान पर, हलवाई की दुकान पर। बात क्या होती थी? ओ आए जना टाके बम चलाए। क्या था वो जुमला? वो जुमला ये था कि वी फेल्ड इन ढाका। जब किसी का मजाक उड़ाना होता था गांव में तो उसको कहते थे ओ आए जना टाके बम चलाए। उसका मतलब ये था कि ये वही है साहब, गांव में उसका मजाक उड़ाया जाता था कि ये वो बंदा है जिसने ढाके बम चलाया था, मतलब ये किसी काम का नहीं, इससे कुछ नहीं हुआ। वो कोई आपका अकेले मजाक नहीं था, पूरी कौम का ही था, कौम अपना ही मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि वी फेल्ड इन ढाका। तो आज वही बात सोशल मीडिया के ऊपर लिखी जा रही है। बातें तो वही हैं, लोग वही हैं, आम आवाम है। सोशल मीडिया अब सोशल मीडिया नहीं है, दिस इज द मीडिया। ये मीडिया की मोस्ट रिफाइंड शेप है, ये मीडिया की मोस्ट एडवांस शेप है। अब यही मीडिया है, इसने आपके जो चेक एंड बैलेंसेस थे, जो आपका कंट्रोल था, वो पाकिस्तान में तो आपने बहुत कर रखा है, लेकिन फिर भी आपका कंट्रोल खत्म हो गया, इसीलिए आपको इससे तकलीफ है। ये मीडिया की एक अगली फॉर्म है और जिसको आपने एक्सेप्ट करना है। ये ऐसे ही है जैसे प्रिंटिंग मशीन बनी थी तो हमारे उस वक्त के उलमा ने उसे शैतानी काम कहा, लाउड स्पीकर आया तो उसे शैतानी कहा, टेलीविजन आया तो उसे शैतानी कहा। आज वही सब कुछ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहरहाल आपका गिला जो ये है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बातें होती हैं, तो मुझे बताइए कि ये जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, ओ आए जना टाके बम चलाए, क्या यही बातें अब ये पाकिस्तान वाली, इनके डूरिबॉन, निमेसिस, जमहूर जिंदाबाद, बाबा कौडा, बूटा, ये वही किरदार नहीं है सोसाइटी के? सिर्फ गुमनाम हो गए। और गांव में भी लोग गुमनामी में बातें करते थे, उसकी रीच कम थी, अब रीच ज्यादा हो गई है। आम लोगों वाली बात है, वही बात वो लिखते हैं। और लिखते क्या है? और दूसरा, आपने कभी अपने आप से सवाल पूछा है? आप खुद कहते हैं ये गुमनामी अकाउंट है, बेनामी अकाउंट है। तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि अगर ये बेनामी है तो फिर ये लोगों के दिलों में क्यों उतरते हैं? ये तो बेनामी है ना, इनका तो किसी को नहीं पता कौन है, तो लोग इन्हें फॉलो क्यों करते हैं? होश कीजिए डीजी साहब, ये देखिए कि ये लोग जो हैं ये कंटेंट क्या लिख रहे हैं। लोग कंटेंट के पीछे जाते हैं, सच के पीछे जाते हैं। ये मत सोचिए ये बेनामी है या नामी है, ये सोचिए कि वो बात क्या कह रहे हैं। आप तो नामी है ना, आपके ऊपर तो यूनिफॉर्म है।
आप तो उस ओहदे और उस यूनिफॉर्म के साथ बैठे हैं जिस इदारे को पूरा पाकिस्तान जो है वो सलूट करता है, प्यार करता है। आपकी बात लोग क्यों नहीं सुनते? आपके ऊपर इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज्यादा तनकीद क्यों हो रही है? आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दरोगोई क्यों कहा जा रहा है? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों के दिल में क्यों नहीं उतर रही? हालांकि आप तो नामी हैं, आपके पास तो सब कुछ है, पूरी ताकत है। बात नामी या बेनामी की नहीं है, बात यह है कि आपने कंटेंट क्या डिलीवर किया है। लोग सच जानना चाहते हैं, लोग अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं। और आप उन्हें कहते हैं गोलियां नहीं चली। वहां अनीस सती का वालिद जो है वो अपने बेटे का लाशा हाथों के ऊपर उठाए खड़ा है। वहां मलिक अदरीस की यतीम बेटी जो है वो आज आपसे खड़ी सवाल करी और आप कह रहे लाशें नहीं चली, वहां पर लाशें नहीं गिरी, गोली नहीं चली। आप कह रहे कि कंटेनर पे जो नौजवान था उसे रेंजर्स ने नहीं फेंका, उसने उल्टबाजी लगा दी थी। मतलब आप किसी के भी शहीदों की तौहीन करें, आपके पास आपको ये इम्यूनिटी हासिल है कि आप कुछ भी कहें? नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी किसी शहीद की, वो हमारे जैसे मेजर साहब कल शहीद होने वाले जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शहीद हैं, उसी तरह मलिक अदरीस भी हमारा शहीद है, उसी तरह सती भी हमारा शहीद है, उसी तरह हमारा लुंड जो है वो भी हमारा शहीद है। हमारा एक एक शख्स जो है वो उसी तरीके से हमारे लिए वो मुअज़्ज़ज़ है और आपको कोई हक नहीं कि आप उनके साथ ये करें। तो मैंने जैसे आपको कहा कि ये तमाम सोशल मीडिया की बात, प्रोपेगेंडे की अगर आप सोशल मीडिया पर बात करें तो सर आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है? ये उम्मे हरीम, सायरा, मायरा, बतूल, सफिया, ये सब आप ही के बनाए हुए अकाउंट थे। एक दो दफा तो पकड़े भी गए थे। तो डीजी साहब मंजी थले डांग फेरें, आपको पता चलेगा कि ये भी शायद इन बच्चों को आप ही ने 5th जनरेशन के नाम पे काम सिखाया था। ये पाकिस्तानी बच्चे हैं, आम बच्चे हैं, आप ही ने इनको बताया था कि ये काम भी करना है। अब वो आपके साथ कर रहे हैं क्योंकि आपने अपनी साइड बदल ली, वो बच्चे वहीं के वहीं खड़े हैं। आगे चलते हैं कि ये बेनामी क्या नया है? नहीं, मुसलिनी का जमाना देख लें, आप हिटलर का जमाना देख लें। जब जब जुल्म होता है, जब जुल्म होता है, उस वक्त लोग लिखना चाहते हैं, बेनामी नामों के साथ लिखते हैं, कलमी नामों के साथ लिखते हैं। आप पूरी तारीख देख लें कि जब बहुत बड़ा कोई जालिम और कोई ना लिख सके तो लोग फिर कलमी नामों से लिखते थे। जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त बेनामी किस्म के जो तहरीरें थीं, खत थीं, लोगों को आज़ादी के लिए, लोगों को ब्रिटिश राज से लार्जर इंडिया के अंदर आज़ादी लेने के लिए वो तहरीरें प्रिंटिंग प्रेस से छुपा कर निकाली जाती थी। बिल्कुल उस तरह से जैसे आज इन बच्चों ने बेनामी नाम अकाउंट बना चुके हैं। जब आप बेनामी की बात करते हैं तो आपका अपना फेलियर है। ये बेनामी इसलिए है कि हर नाम वाले को तो आप उठा लेते हैं। ये बेनामी बने क्यों हैं ये बच्चे? इसलिए कि आप इन्हें उठा लेते हैं, मारते हैं, इनके घर वालों के साथ आप तशद्दुद करते हैं, आप इनके साथ जानवरों वाला सलूक करते हैं। और रही बात के आप औरिया मकबूल जान को देख लें, वो लिखते रहे कलमी नाम के साथ। अज़हारुल हक को देख लें, 20 मसाले हैं दुनिया के अंदर। जब जुल्म होता है तो लोग लिखना चाहते हैं। डीजी साहब अगर आपने प्रैक्टिस करनी है ना, मुझे नहीं पता आपके घर में कोई कुत्ता या बिल्ली है, तो आज आप अपने घर के किसी फर्द को एक्टिंग के तरीके से कोशिश कीजिएगा उस पर तशद्दुद, मैं ये नहीं कह रहा तशद्दुद कीजिएगा, एक्टिंग कीजिएगा कि आप उस पर तशद्दुद कर रहे हैं। फिर आप उससे बिल्ली या कुत्ते का रिएक्शन देखिएगा, वो आपके खिलाफ खड़ा होगा। वो कर तो आपका कुछ नहीं सकता बेचारा या बेचारी, लेकिन वो इधर उधर भागेगा, वो कोशिश करेगा आपको रोकने के लिए, वो उसके ऊपर अपने तरीके से जो उसकी जुबान है उसमें प्रोटेस्ट करेगा। तो ये ज़हन में रखें कि ये जो आप लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं ना, ये बेनामी अकाउंट जो है ना, ये वो मासूम लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो आपके इस तशद्दुद को इनकार कर रहे हैं मानने से, जो आपको बता रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन आप पे तनकीद कर रहे हैं। आपको आवाज़ से भी मसला है, क्योंकि बाकी तो आप बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है, तो वो केपी से आपने सुन लिया था कि मज़ा तो तभी आता है। तो ये तो बेचारे ट्वीट करते हैं सिर्फ, और आप सोचिए कि आप इतने बड़े इदारे पर बैठे और आपका सबसे बड़ा मसला जो है वो सोशल मीडिया और ट्विटर है। आगे चलते हैं, बात लंबी हो रही है। आपने कहा कि नौजवान हमारा असासा है, हमने नौजवानों को साथ लेके चलना है। तो मेरा आपसे सवाल है कि ये अवैस यूनुस आपका असासा नहीं है, ये नौजवान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये उजला नहीं है, आपने इसका क्या हशर किया बार बार उठा के? ये सलार काकड़ आपका नौजवान नहीं है, ये जीता हुआ है, आपने इसे हरा दिया है। ये सदाम तरीन आपका नौजवान नहीं है। और जब बलूचिस्तान में नौजवान बंदूक उठा लेते हैं तो फिर आपके कोर कमांडर साहब उनको कहते हैं कि आए मुज़ाकरात करें। तो ये इन बच्चों के साथ आप जो कर रहे हैं, ये नौजवानों के साथ, ये नौजवान नहीं है, ये पाकिस्तान के तराने पर खड़े होने वाले, ये पाकिस्तान के आइन को मानने वाले, आप इनके साथ सलूक क्या कर रहे हैं? आगे चलते हैं। आपने फिर कहा कि देखें ये कोई और कुछ नहीं कर रहा, फौज बिजली भी ठीक कर रही है, फौज ने लाखों एकड़ के ऊपर खेतीबाड़ी भी किया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, और ये खुद कुछ नहीं कर रहे। हजूर यही हम आपको कहते हैं, आप ये ना करें, सारे काम नहीं है ये आपके। आप सिक्योरिटी पे तवज्जो दें, 1200 के करीब हमारे लोग इसी साल में शहीद हुए हैं, आप उस पर तवज्जो दें, आपका वो काम है। मिसाइलों पे पाबंदी लगी है, जीएसपी प्लस हमारा जाया हो रहा है, आपका वो काम है। हजूर हिंदुस्तान 20 लोगों को पाकिस्तान के अंदर आके मार गया है, आपका वो काम है ना। उस पर सवाल होता है ना जवाब देते हैं। खेतीबाड़ी आप करते हैं, एफडब्ल्यू के ठेके तमाम, उस पर भी किसी दिन अलग बात करेंगे, अभी व्लॉग लंबा हो रहा है। लेकिन आप ये सारे काम आपके हैं। लेकिन पारा चनार में कत्लो गारत होती है तो वो अली अमीन गंडापुर और केपी हुकूमत का काम है। बॉर्डर के ऊपर कुछ होता है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी केपी हुकूमत की है। और तालिबान पाकिस्तान में इमरान खान ने बसा दिए हैं। खेतीबाड़ी आपने करनी है, बिजली आपने ठीक करनी है, सीमेंट आपने बनाना है, दलिया आपने बनाना, सारे काम आपने करने हैं। लेकिन तालिबान पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने बसा दिए हैं। हैरत है, आपको लगता है कि आपकी इस बात के ऊपर कोई यकीन कर लेगा? और फिर आप ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को हमने बनाया था, तालिबान उसने अकेले ने यहाँ पर बिसा दिया। ठीक है, अच्छा जी, फिर आपने केपी गवर्नमेंट को कहा कि आप गवर्नेंस पर जोर दें, पारा चनार पर जोर दें। ये आपका पारा चनार आपका काम है। और दूसरी बात यह है कि गवर्नेंस आप क्यों बता रहे हैं? आपका तो काम नहीं है, आपका काम तो सिक्योरिटी का है। गवर्नेंस का तो आवाम केपी गवर्नमेंट से एहतसाब लेगी या बताएगी, आपने लेना है, या आप आवाम से भी ऊपर हैं। तो फिर पाकिस्तान के जो आइन है उसमें तो सबसे ऊपर अल्लाह की ज़ात है और उसके बाद आवाम है। कि आप कहीं दरमियान में आ गए हैं या ऊपर निकल गए हैं या नीचे कहाँ हैं आप? आपका गवर्नेंस बताने के आपका मैंडेट है, आपका स्कोप है, आप केपी गवर्नमेंट को कैसे बता रहे हैं? और वो वाहिद गवर्नमेंट जो फॉर्म 45 पे आई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, आप उस गवर्नमेंट के पीछे पड़ गए। उसके बाद आपने कहा कि आप ही लोग थे जो मिलिट्री कोर्ट्स के गीत गाते थे। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मिलिट्री कोर्ट से इमरान खान ने अपने किसी सियासी मुखालिफ को सजा दिलवा दी थी ना,
मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान की कोई जमीन पर कब्जा हुआ था जिसकी आपने सजा देके फारिग करवा दी थी। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले की वजह से इमरान खान की शुगर मिल बन गई थी। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले की वजह से इमरान खान ने जाके एवन फील्ड में कोई अपार्टमेंट खरीद लिए थे। हजूर, मिलिट्री कोर्ट पे आपको जो कौम ने सपोर्ट किया था वो इसीलिए किया था कि एपीएस में आपके और हमारे बच्चों को शहीद किया गया था। जी हाँ, और वो एक ऐसे हालात थे कि आपने कहा इसके बगैर अब काम नहीं चलता। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहा कि तालिबान को लाना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने और बहुत सारे काम किए जिनमें से कई बैकफायर किए। जैसे मुशर्रफ की जो पॉलिसी थी वॉर अगेंस्ट टेरर, वो बैकफायर की और हमने लाशें उठाई, पूरे पाकिस्तान ने उठाई और शहादतें करवाई। तो आप हमें ये बता रहे हैं कि ये मिलिट्री कोर्ट के आप पहले गीत नहीं, हम कभी गीत नहीं गाते थे। आपने अपनी मजबूरी बताई थी और हम आपके साथ खड़े हुए थे। हमारे और आपके बच्चे शहीद हुए थे, उनके लिए आप अनीस सत्ती का मुआवजा उनके साथ कर रहे हैं। आपने ये जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सजा दी आप उनका मुआवजा कर रहे हैं। तो फिर अंदलीब अब्बास भी उसी गाड़ी में थी, उसके बारे में तो आपने कुछ नहीं किया। फिर मुराद राज साहब को आपने बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अच्छा, आप ये बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आपने हमारे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। फिर आप नुसरत जावेद साहब जैसे, वैसे तो किस दिन मैं दोबारा बात करूंगा, ये इसमें कोई शक नहीं कि नुसरत जावेद साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कभी किसी जमाने में वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको पूरी जिंदगी हर दिन आपका इम्तिहान होता है। ऐसा नहीं होता कि आप माजी में एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे हों और बाद में ऐसा ही है कोई शख्स सारी जिंदगी अच्छी जिंदगी गुजारे और अपने 60वें साल में जाके रिश्वत ले ले तो हम कहेंगे नहीं ये बड़ा अच्छा आदमी है। नहीं, आप उसको उस वक्त उसके उस कंडक्ट पर जज करेंगे। ये तमाम जो पाकिस्तान के साबका लिबरल और एंटी एस्टैब्लिशमेंट लोग हैं, ये आज एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं। हम इनके माजी के कामों का एहतराम करते हैं लेकिन आज तनकीद करते। आपने नुसरत जावेद साहब के थ्रू मेरी अपनी तरफ से तहकीर की कि मुझे जब आपने मेरा ऑक्सीजन मास्क छीन लिया था, आप मुझे पता नहीं वो कौन से सिडेटिव किस्म के कोई इंजेक्शंस लगा के वहां लाए थे, ना मुझे सांस आ रही थी ना समझ आ रही थी। आप चाहते नहीं थे कि मैं जज को बता सकूं कि आप मुझे कैसे उल्टा लटका के तशद्दुद करते रहे। तो आपने मुझे बिल्कुल बेहोश किया था और मुझे सांस नहीं आ रही थी और पता नहीं चला था और मैं सांस ले रहा था खींच खींच के और मास्क मांग रहा था। आपने परसों नुसरत जावेद से उस पर मेरी तहकीर करवाने की कोशिश की। तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूं कि आप हमारी सिविलियंस की तौहीन करते हैं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के और देखते हैं, देखें ये है ये बुज़दिल, ये नवाज शरीफ भाग गया, ये फलाने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये फलाने ने कर दी। तो मुझे ये बताइए, हमारे असल में भाई हैं। मैं आपको ताना नहीं दे रहा लेकिन आपको हकीकत में झंझोड़ के बता रहा हूं। आपको याद है ना, अभी 3-4 महीने पहले जुलाई अगस्त में हमारे एक कर्नल साहब को अगवा कर लिया गया था डीआई खान से। वो तो यूनिफॉर्म में है ना, कर्नल है अभी सिटिंग, वो तो दलेर है ना, वो तो मां के बेटर बेटे है ना, हमारी तरह सिविलियन नहीं है। अब बताइए, उन्होंने भी बिल्कुल वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी जैसी आपने पीटीआई के लोगों से करवाई। उन्होंने भी तालिबान के कहने पर सारे अल्फाज वही नहीं बोले थे। उन्होंने भी नहीं कहा था, यूनिफॉर्म में थे वो, कि इनकी तमाम डिमांडें मान लें और ये तमाम काम आप अपने ठीक कर लें। तो हजूर, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता, और कर्नल साहब ने अच्छा किया था, हम उनकी तहकीर नहीं कर रहे, उन्होंने अपने बच्चों को यतीम होने से बचाया था। इसमें कौन सी बहादुरी है? जब कोई बंदूक लेके आप पे खड़ा है या तशद्दुद कर रहा है तो आप वहां पर अकड़ जाए। तो उन्होंने ठीक किया था जो बयान रिकॉर्ड करवाया था तालिबान के उस जुल्म के अंदर, बंदूक के अंदर। और फिर आपने और इलाके के जो अमायदीन थे उन्होंने उनकी डिमांड्स मान के तो उनको 3 से 4 दिन में रिहा करवाया था। तो हजूर, कुर्सी पे जब जबरदस्ती किसी को भी बिठाया जाता है ना बंदूक रख के, तो वो ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो सिविलियन हो या दूसरा हो। और अल्लाह ना करे कभी जनरल शरीफ साहब आपको कभी एजमा हो और आपको उसका सीवियर अटैक हो और आपको सांस ना आ रहा हो और आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा हो और आपसे या आपके किसी प्यारे से कोई मास्क छीने, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा आपको सांस कैसे आती है, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप नुसरत जावेद को कहेंगे कि इसका मजाक उड़ाओ टेलीविजन के ऊपर। बहरहाल आगे चलते हैं। अगली बात आपके सामने, व्लॉग बहुत लंबा हुआ लेकिन ये जरूरी था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करना। आपने दोबारा कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स का तो हमने आपको बता दिया, लेकिन आपने दोबारा कहा कि ये बयानिया 9 मई का आपने ये बात करने की कोशिश की। 9 मई के बयानिया पे आपने बार बार बात, आप इसको क्यों नहीं छोड़ देते? मैं आपको बताता हूं 9 मई का बयानिया कहाँ है। हजूर, वो कैंट में दफन है, वो रावलपिंडी कैंट में दफन है, वो जेलम कैंट में दफन है, वो हर कैंट में दफन है। आपका 9 मई का बयानिया हमने नहीं किया, मिलिट्री फैमिलीज ने दफन किया, पूरे एहतमाम के साथ किया। और किस दिन किया? 8 फरवरी को किया। ये पिंडी डिवीजन बेल्ट है ना आपका, सबसे ज्यादा फोर्सेस में लोग वहां से हैं, सबसे ज्यादा मिलिट्री फैमिलीज वहां हैं। वहां इमरान खान का वोट देखें, वो सब 9 मई के खिलाफ वोट पड़ा था। वो तमाम वोट ऐसा था जिसने आपके 9 मई के बयानिए को दफन कर दिया था। जाकर आप अपना वो बयानिया देखिए और उसकी वो कब्र देखिए जिसमें मिलिट्री फैमिलीज ने उसे दफन किया था। आपको लगता है कि लोग पागल हैं, आप ये बयानिया बार बार बेचेंगे? बस करें, 8 फरवरी को इसका जनाजा तदफीन सब कुछ हो चुका। आखिरी बात करूंगा, उसके बाद वजह बताऊंगा आपको कि ये सब कुछ क्यों हुआ। आखिरी बात ये कि जनरल साहब ने तमाम बातें की जो बातें उनके करने की थी वो नहीं की, ना जीएसपी प्लस, ना मिसाइलों के ऊपर, ना सिक्योरिटी के मामला, इस पे ना किसी सहाफी ने सवाल किया, ना जनरल साहब ने कोई जवाब दिया। सारी वो बातें की जो उनकी करने की नहीं थी। और आखिर पे मैंने आपसे वादा किया था बताऊंगा कि क्या कंपेलिंग रीजन था कि जनरल साहब ने आज ये तमाम का तमाम काम जो है वो किया। रीजन ये था कि इमरान खान ने पूरे सिस्टम को बरहना कर दिया। इमरान खान ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को कख नहीं छोड़ा उनके पल्ले। हमेशा इन्होंने अपना एक रोब दबदबा बनाया था। अभी इमरान खान को डील ऑफर की कि आप बाकी सब भूल जाएं, मिलिट्री कोर्ट्स वाले लोगों को भी भूल जाएं, अपने दूसरे वर्कर्स को भी भूल जाएं, आपको हम बनी गाला भेज देते हैं, आप वहां आज़ाद ही होंगे, अपना खाएं पिएं रहें, आपने मुल्क से बाहर जाना वहां चले जाएं, बनी गाला में रहना वहां चले जाएं, और आप इनडायरेक्ट सियासत भी कर लें, डायरेक्ट पब्लिक स्पीकिंग ना करें, इनडायरेक्टली अपने अहकामात चला लें। इमरान खान ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको इनकार कर दिया। आपको अब समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें। इमरान खान ने आपका पूरा भरम जो है वो सबके सामने तोड़ के रख दिया है। आपका ये जो एक हवा था कि आप सब कुछ मनवा लेते हैं, वो खत्म कर दिया। वो डटा खड़ा है जेल के अंदर और आप मजबूर हो गए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आप दोबारा अबाउट टर्न कर रहे हैं और नई पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं खौफ की। मैं आपको दोबारा कहूंगा, हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई बुरा है कोई अच्छा है, कोई आज बुरा कर रहा है अच्छा कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है कोई सच बोल रहा है। मुल्क ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा।
अपने इर्द गिर्द के हालात देखें, दानिशमंदी से काम लें। ये जो आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसने जख्मों को कुरेदा है, इसने जख्मों को गहरा किया है, दिलों के अंदर दरारें मजीद गहरी की हैं। आप जिस सीट पर बैठे हैं, जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है, वो कौम की अमानत है, ये ओहदा कौम की अमानत है, ये पोजीशन कौम की अमानत है। इससे आप कौम के वसीतर मफाद की बात कीजिए। वसीतर मफाद कौम की जो अकलियत है उसने तय नहीं करना, अक्सरियत ने करना है। 90% कौम तय कर चुकी है। कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है, पाकिस्तान के आइन के पीछे खड़ी है, जमहूरियत के पीछे खड़ी है, रूल ऑफ लॉ के पीछे खड़ी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे खड़ी है, ह्यूमन राइट्स के पीछे खड़ी है। कौम अनीस सती के पीछे खड़ी है, कौम मलक अदरीस के पीछे खड़ी है, कौम अरशद शरीफ के पीछे खड़ी है, कौम जिले शाह के पीछे खड़ी है। आपको इस चीज़ का एहतराम करना चाहिए और आप इस चीज़ को लेट गो करना चाहिए। ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप एक काम कर लीजिए, मेरी बात मान लीजिए, आखिरी जुमला कहूंगा। आप रिटायर्ड फौजी अफसरान को बुला लीजिए, आप उनकी वोटिंग करवा लीजिए, GHQ के अंदर उनका एक एहतमाम कीजिए, उनको खाना खिलाइए। या आप रोज सहाफियों को खिलाते हैं ना, जो टाउट सहाफी हैं, उनको सारों की बात नहीं कर रहा। आप रिटायर्ड अफसरान को बुलाइए, खाना खिलाइए और वहां पर उनका एक फेयर रेफरेंडम करवा लीजिए। जो फौजी अफसरान रिटायर्ड कह दें वो कर लीजिए। लेकिन मसला यह है कि आपको रोशनी से डर लगता है, आपको सच से डर लगता है और आप द्रोह गोई में बहुत दूर निकल गए हैं। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।